अंतर्गत तटस्थता वक्र व उपभोक्ता के संतुलन के अंतर्गत हमारा कीमत प्रभाव हो चुका था। कीमत प्रभाव में आपको ये बताया गया था कि उपभोक्ता की आमदनी स्थिर होती है और एक वस्तु की कीमत को स्थिर माना जाता है और जो दूसरी वस्तु होती है उसकी कीमतों में परिवर्तन से उपभोक्ता की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें कीमत प्रभाव के अंतर्गत की गई थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आय प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। आय प्रभाव किसे कहते हैं? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आ जाता है, तो आज आप हेडिंग डालिए आय प्रभाव। अब आय प्रभाव है तो नाम से स्पष्ट है कि उपभोक्ता की आमदनी में परिवर्तन होने से वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं में क्या प्रभाव पड़ता है या क्या फर्क आता है आमदनी के बढ़ने और घटने की स्थिति में। आय प्रभाव में उपभोक्ता की आमदनी के परिवर्तन का प्रभाव उसके उपभोग पर देखा जाता है कि उपभोक्ता की आमदनी बढ़ती है तो वस्तु की मांग की मात्रा कितनी बढ़ेगी, और जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है तो दोनों वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्राओं में भी कमी हो जाएगी। यहाँ पर दोनों वस्तुओं की कीमतों को स्थिर माना जाता है और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का प्रभाव बस दोनों वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्राओं पर देखा जाता है। अतः दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में कोई भी अंतर नहीं होता है। यहाँ पर हम एक डायग्राम, एक चित्र बनाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए वही एक्स एक्स है, ये आपका 0 हो गया और ये हो गया आपका वाई एक्स। वाई एक्स पर हमारी वाई वस्तु की मात्रा शो होती है, एक्स एक्स पर हमारी एक्स वस्तु की मात्रा दर्शाई जाती है। सबसे पहले जो प्रारंभिक कीमत रेखा है वो प्रारंभिक कीमत रेखा एम एन है। बनाओ आप इसको, ये एम एन प्रारंभिक कीमत रेखा है। उपभोक्ता एक्स वस्तु की 0n मात्रा और y वस्तु की 0m मात्रा प्राप्त करता है। यहाँ पर हम जो है ये बनाएंगे उदासीनता वक्र, जो कि यहाँ पर स्पर्श करेगा। इसको नाम दे देंगे हम Q बिंदु। ठीक है, क्या नाम देंगे हम इसको? Q बिंदु। इसके बाद उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर देखो, मैं इसको नीचे नहीं बना रही लाइन पे, अब बना देती हूँ आपको। तो ये Q बिंदु पर यहाँ पर देखो एक्स वस्तु की वो इतनी मात्रा प्राप्त करता है और वाई वस्तु की वो इतनी मात्रा प्राप्त करेगा। उपभोक्ता की आमदनी में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अपन उपभोक्ता की आमदनी में वृद्धि और उपभोक्ता की आमदनी में कमी, इन दोनों के द्वारा ही देखेंगे। यहाँ पर उपभोक्ता की आमदनी में जब वृद्धि हो जाती है तो आपकी कीमत रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर वो हो जाएगी M1 M1। जब उपभोक्ता की आय बढ़ी तो दोनों वस्तुओं की मात्राएं भी बढ़ जाती है और हमारा नया जो उदासीनता वक्र है वो इसको स्पर्श करता है। कहाँ पर? Q1 पर। यहाँ पर देखो x वस्तु की मात्रा भी आप नीचे की तरफ डालोगे तो x वस्तु की मात्रा भी ज्यादा प्राप्त होगी और y वस्तु की मात्रा भी जब आप इधर डालोगे तो y वस्तु की मात्राएं भी ज्यादा प्राप्त होती है। इसके बाद उपभोक्ता की आमदनी में कमी हो जाती है। उपभोक्ता की आमदनी में कमी हो जाती है तो नई आपकी कीमत रेखा जो होगी वो नीचे की तरफ शिफ्ट होकर वो हो जाएगी आपकी M2 N2। यहाँ पर देखो वही आपका उदासीनता वक्र बनेगा, जो कि ये तो है
वक्र, आय वो वक्र, इन तीनों को बिंदुओं को मिलाने से बनाइए इसको। ये आय प्रभाव है। उपभोक्ता की आमदनी में वृद्धि हुई, उपभोक्ता की आमदनी में वृद्धि हुई तो जो कीमत रेखा है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जब उपभोक्ता की आय में कमी हुई तो कीमत रेखा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, जिससे दोनों वस्तुओं पर या दोनों वस्तुओं की मात्राएं जो है कम कम प्राप्त होती है आमदनी के कम होने पर। और उपभोक्ता की आमदनी अगर बढ़ जाती है तो दोनों वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है आय के बढ़ने पर। और Q1 और Q2 तीनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें आय उपभोग वक्र प्राप्त हो जाता है। ये आय उपभोग वक्र ही कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आय प्रभाव के बाद प्रतिस्थापन प्रभाव की। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कीमत प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता की इनकम स्थिर रहती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड बात करते हैं अपन वाई वस्तु की कीमत कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। और जो एक्स वस्तु है उस एक्स वस्तु की कीमत में क्या होगा, परिवर्तन होता है। ये आपके कीमत प्रभाव के अंतर्गत है। यानी वाई वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो एक्स वस्तु की मांग बढ़ जाती है। एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो एक्स वस्तु की मांग कम हो जाती है। ये कीमत प्रभाव। आय प्रभाव की बात करते हैं तो आय प्रभाव में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, इनकम जिसको बोलते हैं उसमें परिवर्तन होता है। एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमतें कैसी रहती है, स्थिर रहती है। कैसी रहती है, स्थिर रहती है। यहाँ पर आय के बढ़ने से दोनों वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्राएं बढ़ जाती है और आय के कम होने पर दोनों वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्राएं कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव की। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड डालिए आप लोग प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या होता है, इसके अंतर्गत प्रतिस्थापन प्रभाव उस प्रभाव को कह सकते हैं जिसमें दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें इस प्रकार बदल जाती है कि उपभोक्ता न तो पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकता है और न पहले से ज़्यादा बुरी स्थिति प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब, अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है यानी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उपभोक्ता की आय में भी इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि उपभोक्ता उसी तटस्थता वक्र पर कायम रहता है। इसका मतलब ये है। तो दोनों वस्तुओं की अपनी खरीद की मात्राएं भी बदल जाती है। कहने का मतलब दोनों वस्तुओं की खरीद की मात्राएं इसलिए बदल जाएगी क्योंकि जो वस्तु सस्ती होगी उसकी मात्रा ज़्यादा ली जाएगी और उस वस्तु की अपेक्षा जो दूसरी वस्तु है वो महंगी हो जाएगी, जिससे उस वस्तु की मात्रा कम ली जाती है। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता एक ही वक्र पर बना रहता है, केवल उसकी एक्स व वाई की जो खरीद की मात्राएं हैं उन खरीद की मात्राओं में ही परिवर्तन आता है। यह आपको चित्र के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, साथ में उपभोक्ता की मौद्रिक आय भी बढ़ जाती है। एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी, उपभोक्ता की मौद्रिक आय भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो उपभोक्ता उसी तटस्थता वक्र पर बना रहता है, उसके कुल संतोष में कोई अंतर नहीं आता है। यह आपको मैंने जो तटस्थता वक्र बताया था उसमें बताया कि तटस्थता वक्र के कोई से भी बिंदु
उपभोक्ता रहता है तो उसे संतुष्टि कैसे मिलती है? समान संतुष्टि मिलती है, क्योंकि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी हो जाती है या कमी की जाती है। इस प्रकार तटस्थ वक्र में उपभोक्ता का जो संतोष है वो संतोष कैसा बना रहता है? समान संतोष ही बना रहता है। इस प्रकार हम चित्र बनाएंगे। इसके अंतर्गत आपको वही एक्स एक्स और वाई एक्स बनाना है। ये आपका एक्स एक्स हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका वाई एक्स हो गया। वाई एक्स पर वाई वस्तु आएगी, एक्स एक्स पर एक्स वस्तु आएगी। इतना बनाएंगे। इसमें क्या होगा? इसमें वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। इससे कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या है? उतनी बढ़ जाती है। कीमत घटती है तो उपभोक्ता क्या है? उतनी ही घट जाती है, जिससे उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र पर बना रहता है। इसमें सबसे पहले हम एक एमएन कीमत रेखा बनाएंगे, या आपकी एमएन कीमत रेखा है, जो कि प्रारंभिक कीमत रेखा है। यहाँ पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की 0n मात्रा और वाई वस्तु की 0m मात्रा प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत हम उदासीनता वक्र बनाएंगे। ये आपका यहाँ से इस प्रकार, ये इसका संतुलन बिंदु कहाँ पर आएगा? Q बिंदु पर आएगा। ये इसको यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना, ये जो वक्र है इसको आप बड़ा बनाना, क्योंकि हमें एक और नई रेखा खींचनी होगी। उपभोक्ता प्रारंभ में Q बिंदु पर संतुलन में होता है, जहां उसे x की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है? जहां उसे x की 0x मात्रा प्राप्त हो रही होती है, वह y की qs मात्रा, y की तो हो गई qs और x की हो गई 0s प्रारंभिक संतुलन बिंदु पर। इसके बाद देखो, जब x वस्तु की कीमत घट जाती है लेकिन समक्ष उसकी मौद्रिक आय भी घट जाएगी। उपभोक्ता की मौद्रिक आय भी उतनी घट जाती है जितनी x वस्तु की कीमत घटती है, जिससे नई कीमत रेखा जो बनती है वो बनेगी आपकी M1 M1। ये मैंने आपको पहले बता दिया, x वस्तु की जब कीमत घटेगी तो वो इस तरफ आएगी, कीमत बढ़ेगी तो वो इस तरफ आएगी। यहाँ पर उपभोक्ता की एक्स वस्तु की कीमत घटी, साथ में उपभोक्ता की आय भी घट गई, तो हमारी जो नई कीमत रेखा होगी वो आपको स्केल से इस प्रकार बनानी है कि इसको ये वक्र को टच करती हुई जाए। M1 M1, ये देखो M1 M1 को वो जो उदासीनता वक्र है आपका, ये इसको कहाँ पर स्पर्श कर रहा है? ये इसको कर रहा है Q1 बिंदु पर। ये देखो, तो यहाँ पर देखो उपभोक्ता की x वस्तु की कीमत घट गई तो x वस्तु की मात्रा 0s से कितनी हो जाएगी? 0s1 इतनी मात्रा बढ़ गई, और उपभोक्ता y वस्तु की qs मात्रा पहले प्राप्त कर रहा था। x वस्तु की कीमत के कम होने के कारण उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा और y वस्तु की मात्रा पर कम पैसा खर्च करेगा, तो वह वस्तु की मात्रा भी घटकर Q1S1 हो जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता एक ही तटस्थ वक्र पर बना रहता है। उसके संतुलन बिंदु में परिवर्तन आ जाता है, उसकी मांगी जाने वाली मात्राओं में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन चाहे उपभोक्ता इस वक्र पर रहे चाहे वो इस वक्र पर रहे, उसे संतुष्टि कैसे मिलती है? समान ही मिलती है, क्योंकि तटस्थ वक्र के एक ही वक्र पर अलग अलग बिंदुओं पर उपभोक्ता का जो संतुष्टि होगी वो संतुष्टि समान ही रहती है। इस प्रकार एक वस्तु की कीमत के घटने पर उसकी मांग की मात्रा बढ़ती है। इसका कारण यह है कि वस्तु की कीमत के घटने पर उपभोक्ता अन्य महंगी वस्तु के
में वृद्धि होती है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी, ये बात स्मरण रखना होगा कि प्रतिस्थापन प्रभाव का निशान सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होगा, ऋणात्मक। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव का जो निशान होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि एक वस्तु की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम हो रही है। क्योंकि कीमत के घटने पर मांग की मात्रा बढ़ती है तथा कीमत के बढ़ने पर मांग की मात्रा घटती है। तो इन दोनों में कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। एक चीज बढ़ रही है तो मांग घटेगी, कीमत बढ़ी तो मांग घटी, कीमत घटी तो मांग बढ़ गई। कैसा जा रहा है, अपोजिट। एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज कम हो रही है, एक चीज कम हो रही है तो एक चीज बढ़ रही है। इसलिए इसका निशान जो है ऋणात्मक होता है। क्योंकि बताइए आपको, इसलिए कीमत तथा मांग में जो कोई ऋणात्मक, मांग में से कोई ऋणात्मक अवश्य होगा। कीमत या मांग में से एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। इसलिए इसको जो है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यदि मांग की मात्रा के परिवर्तन को डेल्टा क्यू से तथा कीमत में परिवर्तन को डेल्टा पी से सूचित करते हैं। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और यहाँ पर आपके माइनस का निशान लग जाएगा। क्यू का मतलब होता है मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग मात्रा में परिवर्तन, अपॉन पी का मतलब हो गया कीमत में परिवर्तन। आप डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी भी लिख सकते हो या मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन कीमत में परिवर्तन भी बता सकते हो। इसका मतलब प्रतिस्थापन प्रभाव की दृष्टि से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी का निशान ऋणात्मक होगा। प्रतिस्थापन प्रभाव को सदैव ऋणात्मक ही कहा जाएगा, सदैव ही क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि इसमें कीमत का प्रभाव मांग पर दिखाई देता है। विश्लेषण की दृष्टि से प्रतिस्थापन प्रभाव की मूल जो प्रकृति है वो मूल प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि इन दोनों में अपोजिट संबंध होता है कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में। यहाँ आपका प्रतिस्थापन प्रभाव खत्म होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव का अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में बता सकते हो, और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो चित्र के द्वारा स्पष्ट करके इसका वर्णन भी किया जा सकता है। आय प्रभाव में, आय प्रभाव जो हमने भी पहले किया था, इसमें सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे बात करती हूँ। प्रतिस्थापन प्रभाव हो गया यहीं पे। आय प्रभाव में जो आय प्रभाव सामान्य वस्तुओं में कैसा होता है, धनात्मक होता है। आय प्रभाव, कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है, आय प्रभाव सामान्य वस्तुओं में कैसा होता है, या सामान्य आय प्रभाव धनात्मक कब होता है, तो सामान्य वस्तुओं में। क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, आय प्रभाव सामान्य वस्तुओं में कैसा होगा, धनात्मक होता है। मतलब उपभोक्ता की आय बढ़ी, सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है। उपभोक्ता की आय कम हुई, सामान्य वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है। लेकिन आय प्रभाव जो है वो घटिया वस्तुओं में कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन
घटिया वस्तुओं में, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, ये आपको पता होना चाहिए। आय प्रभाव सामान्य वस्तुओं में धनात्मक होता है, लेकिन घटिया वस्तुओं में कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब अपोजिट। आय बढ़ी, घटिया वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। आय कम हुई, घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। दोनों में कैसा संबंध हो गया? विपरीत संबंध हो जाता है। लेकिन हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं, गिफेन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिसमें ऋणात्मक आय प्रभाव के उसके प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक प्रबल होने के कारण कीमत के घटने पर वस्तु की मांग की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी जो गिफेन वस्तुएं होती है वो इस प्रकार की घटिया वस्तुएं होती है कि अगर उनकी कीमत कम हो जाए तो उपभोक्ता अच्छी वस्तुओं की तरफ जाने लगता है। उस स्थिति में आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव पर अधिक हावी होकर उस प्रतिस्थापन प्रभाव को मिटा देता है और कीमत के कम होने पर भी उस वस्तु की मांग की मात्रा जो है क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव को मिटा देता है। प्रतिस्थापन प्रभाव में हमने देखा कि कीमत के कम होने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो गिफेन वस्तुओं की परिस्थिति में ऋणात्मक आय प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह प्रतिस्थापन प्रभाव को भी मिटा देता है। कौन सी वस्तुओं में? गिफेन वस्तुओं में। और आपको मैंने बता दिया गिफेन वस्तुएं वे घटिया वस्तुएं होती है जिनकी कीमत के कम होने पर मांग कम और कीमत के ज्यादा होने पर मांग ज्यादा होती है। तो कई बार आपके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं होती है जिसमें ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव को भी मिटा देता है। तो आपको वहां पर लिखना है गिफेन वस्तुओं के अंतर्गत आय प्रभाव यानी ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव को भी मिटा देता है। याद रहे, सभी गिफेन वस्तुएं घटिया होती है, लेकिन सभी घटिया वस्तुएं गिफेन वस्तुएं नहीं होती है। कि सारी घटिया वस्तुओं को, सारी गिफेन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती है, लेकिन सभी घटिया वस्तुएं गिफेन वस्तुएं के अंतर्गत नहीं आती है। इनकी अलग अलग बात होती है। ये सारा आपका आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव पूरा हुआ। इसी के अंतर्गत हम सामान्य वस्तुएं जो होती है उन सामान्य वस्तुओं में कीमत प्रभाव को आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की विधि करेंगे, जो कि प्रोफेसर हिक्स की विधि है। यह भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में प्रोफेसर हिक्स की आय कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की विधि के अंतर्गत बताइए। कीमत के घटने की स्थिति के अंतर्गत चर्चा की जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं सोच रही हूँ क्या होगा। इसको नेक्स्ट क्लास में करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि आज आधा रह जाएगा और आधा फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में प्रोफेसर हिक्स की विधि करेंगे, जिसमें कीमत प्रभाव को आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की विधि है। कहने का मतलब ये जो कीमत प्रभाव है, ये कीमत प्रभाव बराबर होगा आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव के। कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी कीमत प्रभाव के अंदर ही आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव होगा। उसको अपने को अलग अलग करना है कि कहां से लेके कहां तक तो कीमत प्रभाव है और कहां से कहां तक आय प्रभाव है, और उसी कीमत प्रभाव के अंतर्गत कहां से कहां तक प्रतिस्थापन प्रभाव है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत एक तो आपको
घटिया वस्तुओं की जगह अच्छी वस्तुओं की मांग की मात्रा को बढ़ाता है। ये सारी जो है चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान से करिए। आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सामान्य वस्तुओं के संदर्भ